Namaskar everyone, good evening. Today I'm coming in front of you to discuss a new topic which is completely uh, owners, management, and higher authorities in the business who all are, for them it is. But the this topic I will discuss in Hindi only because certain these topics need to be spread more because this topic itself kind of clarity of taking decisions in towards the overview of the business. I'm just when I name the topic, you understand what it is and why I'm choosing this. तो सभी मेरे जो दर्शक हैं, जो खास करके बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने बहुत सोच करके अपने व्यक्तिगत जीवन के एक्सपीरियंस के आधार पर ये टॉपिक को चुना है. द टॉपिक नेम इज ओनर्स बिजनेस डिसीजन वर्सेस पर्सनल डिसीजंस इन द कंपनी. मतलब एक कंपनी में मालिक क्या व्यावसायिक निर्णय और पर्सनल निर्णय, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या बेनिफिट है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. कि नॉर्मली जो मैंने अपने एक्सपीरियंस बेस पे ये टॉपिक चुना, मैंने बहुत बार देखा है कि एक बिजनेस में एक तरह की जो बिजनेस रिलेटेड और या कंपनी के हित के रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं, उनको लेने के लिए एक फेयर माइंडसेट होना चाहिए कि इफ इट इज़ अ बिजनेस डिसीजन तो मुझे कोई भी सरकमस्टांस में लेना चाहिए, नॉट टू बी एक्सट्रीम लेवल जिसमें किसी का नुकसान हो, बट पर्सनल कॉन्सेप्ट या पर्सनल एक थॉट प्रोसेस है, पर्सनल एक सोच है, उसके ऊपर जा करके बिजनेस के लिए कुछ डिसीजन लेने होते हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट या पर्सनल एक हैबिट्यूड, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिजनेस के बहुत सारे डिसीजन ले नहीं पाते हैं, जो हमारा पर्सनल ओवरव्यू या पॉइंट ऑफ व्यू आकर के खड़ा हो जाता है. कभी कभी अच्छा जरूर है, लेकिन एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमें एक फेयर इनफ से सोचना चाहिए. तो मैंने कुछ 6-7 टॉपिक्स इसके बारे में मैंने तैयार किया है और ये कम्प्लीटली एक्सपीरियंस बेस है, तो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड अ कंपनी ओनर्स बिजनेस डिसीजंस वर्सेस पर्सनल डिसीजंस कैसे खड़े होते हैं. मेरा पहला टॉपिक का पहला पॉइंट है द कन्फ्लिक्ट टुवर्ड्स डिसीजंस. ये बहुत ज़्यादा कंपनी में मैंने फेस किया है कि जो मैनेजमेंट है, ओनर्स हैं, एमडीज हैं, उनको बहुत बार इस कंफ्यूजन या कन्फ्लिक्ट में पड़ते हुए मैंने देखा है कि क्या होता है कि वो बहुत दिन से या अपने व्यक्तिगत लाइफ में उनका पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके एक उनकी धारणाएं बन जाती हैं कि ऐसा ही होता है. तो इस तरह के सिचुएशन में कभी कभी बहुत सारे महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में तकलीफ हो जाती है, क्योंकि आजकल के इस मॉडर्न एज में डिसीजंस बहुत फैक्टर करते हैं और ये पहले जैसा बिजनेस का जो तरीका था, मार्केट था, एनवायरनमेंट था, आदमी की सोच थी, सब कुछ बदल चुकी है. तो क्या होता है कि हम जितने पुराने एक्सपीरियंस से प्रभावित होते हैं, उतना हमको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाती है. हम प्रैक्टिकल को थोड़ा नज़रअंदाज करते हैं. मैं जिस तरह सोचता था, आई हैव टू गो फॉरवर्ड दिस ओनली, तभी एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है और अपना ही कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है. क्योंकि जब हम उस डिसीजन के बारे में सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एक टर्नओवर को लेकर के
एक सोच था पहले कि प्रॉफिट ही हो तो टर्नओवर इंक्रीज करने का मतलब है, नहीं तो जो हमारा टर्नओवर है उसी के ऊपर हम खुश रहें। लेकिन आजकल का टाइम में जो मार्केट सिचुएशन है, आपको बढ़ना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टॉप एंड सस्टेन इन अ सेम सिचुएशन। कीप ऑन, यू हैव टू इम्प्रूव। आपको ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट का डिमांड ही उसी तरह का है। आपको एक अपॉर्चुनिटी है जो नीचे खींचेगी, एक अपॉर्चुनिटी से आज को ऊपर उठाएगी। तो आप एक मध्य में रहने का जो कोशिश पहले के ज़माने में होता था कि सेटिस्फाई बिजनेस टेंडेंसी, आज वो नहीं हो सकती है। दो तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे बहुत पुराने बिजनेसमैन हैं जो 25-30 साल 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं, वो पहले के ज़माने में जो एक्सपीरियंस हुआ उसको बेस करके आज करके जो चैलेंजेस है उसको हम सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तब वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाती है वर्सेस बिजनेस डिसीजन एक्सपीरियंस। अभी का जो बिजनेस का हालात है उसमें अभी के जो फैसले हैं वो किस तरह से लिया जाए। तो ये सारी चीज जब हम एक एक अपने आप को एक ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे मैं किसी का भी पक्ष ना लूँ, ना पर्सनल ओपिनियन ना बिजनेस डिसीजन, जो एक्चुअली बिजनेस के लिए सही है वो डिसीजन लेना ही एक्चुअली प्रैक्टिकली एक सही डिसीजन माना जाता है। जहाँ पे मैं सब कुछ के ऊपर उठते हुए मैं अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए मैंने डिसीजन लिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक जिसमें मैं ये ट्राई टू कवर किया कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे दूर किया जाए। तो उससे ऊपर उठने के लिए और कुछ नहीं, खुला मन होना चाहिए, ओपन माइंड सेट टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, तभी हम ये कर सकते हैं। मेरा दूसरा टॉपिक है डिफिकल्ट टू बैलेंस पोजीशन इन एनी सिचुएशन इन द बिजनेस। कभी कभी क्या होता है, हम अपने डिसीजन के ऊपर बैलेंस नहीं रख पाते हैं ड्यू टू दिस ओनली। कभी कभी हमारे पर्सनल ओपिनियन हमको इतने हावी हो जाते हैं कि हम बिजनेस के लिए डिसीजन ले नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मेरे ही रिलेटिव या मेरे कोई भी रिलेशन अगर उसमें है, अगर वो गलत है तो वहाँ पे मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू ना सोचते हुए अपना पर्सनल कोई है करके मैं उस जगह पे थोड़ा एक्सक्यूज करता हूँ, तो यहाँ पे कंप्रोमाइज़ हो जाती है। बिजनेस ऐसे इस तरह से हम नहीं कर सकते। हमें फेयर इनफ और एक बैलेंस मेंटेलिटी से हमेशा बिजनेस को देखना है, चाहे जो भी हो। आई एम नॉट सेइंग एक्सट्रीम टू हार्म समवन, किसी को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हुए मेरा कोई डिसीजन ना हो, तब वो ह्यूमैनिटी से ऊपर हो जाती है कि वहाँ पे हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ मार दे रहे हैं। वो ऐसा नहीं, एक मध्य मार्ग है जहाँ पे हम एक इमोशनल फैक्टर को रखते हुए बिजनेस के हित में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो डिफिकल्ट टू बैलेंस उसको रखने के लिए हमें हमेशा एक डेली लेवल में बिजनेस रिव्यू करना चाहिए, उसके 4 कैटेगरी कर देने चाहिए। That is why we are specialized to help you for the decision making of anything in your business. You coordinate with us, you contact with us, we can help you definitely for this. तो क्या होता है कि हम इस दौरान जब बिजनेस के इस डिफिकल्ट सिचुएशन में हम डिसीजन ले नहीं पाते हैं, तो हम 4 कैटेगरी में हमेशा एक एनालिसिस करना चाहिए। पहला कि मेरा पहले का बिजनेस क्या था, अब क्या है, एक हमेशा ये एक एनालिसिस चाहिए। दूसरा, अभी का मार्केट डिमांड क्या है, जहां पे मैं खड़ा हूं मेरा बिजनेस और मेरा मार्केट डिमांड कितना गैप है। तीसरा, मेरे जो सारे डिसीजंस हैं बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस हैं या फिर मेरे पुराने इंप्रेशंस के तौर पे है। चौथा, मैंने जो डिसीजन लिया है वो सारे डिसीजंस क्या सही में सोल्यूशन मेकिंग कर पा रहा है। ये 4 जब हम एक बार 1 2 3 4 करके डेली लेवल मंथली लेवल में थोड़ा एनालिसिस करें, तो हम अपने आप को एक बैलेंस मेंटेलिटी में पाते हैं, जहाँ पे मैं बिल्कुल ऐसा एक डिसीजन मेकिंग अपने आप के लिए सोच सकता हूँ जहाँ पे कंपनी का ग्रोथ हो ही और सबको फायदा हो, नुकसान कम ही हो। सो ये एक सोच होने से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कॉन्क्रीट डिसीजंस होते हैं बिजनेस के लिए वो सही ढंग से ले सकते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है पर्सनल आइडियोलॉजी वर्सेस
actual requirement for any challenges to resolve. Correct. So पर्सनल आइडियोलॉजी, मैंने पहले ही कहा था, जो मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी है वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। पर कभी कभी क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस ही आपको कुछ करने नहीं देता। आपका एक्सपीरियंस कभी कभी इतना स्ट्रगलिंग रहा, चैलेंजेस रहा, कि आप फ्यूचर में उस चैलेंज को दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन वेरी एक्सट्रीमली सॉरी, अब जो मार्केट है दुनिया का, वहाँ पे आप कभी भी स्थिर होकर के अपने बिजनेस को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक टोटल कंप्लीट सोल्यूशन मेकिंग प्रोसेस को अपने कंपनी में बिल्ड करना पड़ेगा। दैट इज वाई पीपल्स आर टेकिंग स्पेशलाइज्ड पीपल। हमारा काम जैसे वैसे ही है, तो सब कुछ हम नहीं सोच सकते। जो जिस लाइन में स्पेशल है उससे उसका हेल्प लिया जाए और उसको सही ढंग से किया जाए। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको हमेशा क्या बोलते हैं कि पर्सनल आइडियोलॉजी को एक जगह पे रखना पड़ेगा कि कहाँ तक मेरा पर्सनल आइडियोलॉजी और अभी का मेरा बिजनेस सिचुएशन को किस हद तक हेल्प कर सकता है। पर्सनल आइडियोलॉजी में कितना हद, या व्हाट इज अ परसेंटेज। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो इम्प्रेशन है, जो हम किसी चैलेंज को इन बिजनेस में देखते भी हैं, तो हमारा पर्सनल आइडियोलॉजी के बेस पे देखते हैं। इट्स कॉल्ड रिएक्शन, नॉट एक्शन। एक्शन कॉल्ड कि जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको देखते हुए उसी के बारे में, उस अवस्था को सोचते हुए एक डिसीजन लेना, जहाँ पे पास्ट फ्यूचर बोल के कुछ नहीं है। एक्चुअल करंट सिचुएशन है, जहाँ पे जिस तरह मुझे सिचुएशन को ओवरकम करना है विद द करंट सिनेरियो सोल्यूशन। तो इस तरह के जो सिचुएशंस है, उसके लिए हमेशा एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए। एक्चुअली उस जगह के लिए, उस डिसीजन के लिए क्या ज़रूरत है। जब ये हम सोचते हैं तब हम ऑटोमेटिकली अपने आप को उसी जगह पे पाते हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो पर्सनल आइडियोलॉजी को हमेशा साइड में रखना भी सही नहीं है। लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि आप जब बिजनेस डिसीजंस को या अपने कंपनी के जो ऑपरेशनल डिसीजंस हैं जो आप लें, हमेशा ज़रूर कंपेयर करें अभी का जो रिक्वायरमेंट है उससे मेरा आइडियोलॉजी कितना मैच खाता है, और उसको बेस करके एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प होगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे डिसीजंस के ऊपर, उसमें गोल ओरिएंटेशन डिसीजंस थी। तो गोल भी जब बनाते हैं तो वो पर्सनल मार्केट सिचुएशन एंड उसके रिक्वायरमेंट को लेकर के हमको बनाना पड़ता है, और उसमें एक इमोशनल क्या बोलते एनर्जी रहती है कि हाँ, मुझे एक दिन इस जगह में पहुंचना है। दैट इज मे बी आउट ऑफ योर मार्केट थॉट एनालिसिस। दैट इज एक इंथुसियाज्म है जो आपको करना ही है। दैट इज अनदर थिंग। बट उसको पाने के लिए आपको अभी के जो सोल्यूशंस हैं चैलेंजेस के, उसके हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज वाई यू हैव टू मच अंडरस्टैंड एक्चुअली रिक्वायरमेंट व्हाट इट इज, और उसके हिसाब से आप डिसीजन लें, तो इट विल बी मच हेल्पफुल। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को डी अटैच करना पड़ता है, पर्सनल और बिजनेस दोनों से। एक आइडियल बन जाना पड़ता है, बिल्कुल मध्य में, ना आप पर्सनल को भी फेवर कर रहे हैं ना बिजनेस को भी फेवर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप एक थर्ड पार्टी होकर के उस प्रॉब्लम को सोच सकते हैं। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे जब 2 प्लेयर चेस खेलते हैं, जो बाहर से जो देखता है उसको हर चीज समझ में आता है कि कहाँ पे क्या होने वाला है देखने, लेकिन जो अंदर है उनको समझ में नहीं आता है। तो उसका रीजन ये है कि जब हम बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं तो हमें प्रैक्टिकली उस चीज का सोल्यूशन नहीं दिखता है। उसका रीजन क्या है कि जो हम अटैच होते हैं, अटैच का जो देखने का दूरी है वो बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक समुंदर में तैर रहे हैं, और तैरते हुए जब आप, एक तैर है कि आप अंदर घुस गए और अंदर ही अंदर तैर रहे हैं, तो आपको जहाँ गोल है, जाना है, वो अंदर से आपको नहीं दिखेगा।
उसके लिए आपको एक बार सर उठा के पानी के बाहर आना पड़ता है, देखने के लिए कि मैं कहाँ तक गया और किस डायरेक्शन में गया। और सिर्फ देखने से भी आप आगे नहीं जा सकते, आपको तो तैरना पड़ेगा। तो उस वक्त आपको घुस के जो एक्चुअल तैरना है उस तरह से तैरना पड़ेगा। तो यही है कि एक बार ऑपरेशनल वे में आपको आगे बढ़ना है, दूसरा आपको एक ऑब्जर्वेशन से भी देखना है कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। वो जो बाहर निकल के देखना, उसको कुछ हद तक डिअटैच करना चाहिए कि अपने आप को। तो आइडियली आप सोच सकते हैं कि एक्चुअली क्या चाहिए। तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज राइट इज राइट एंड रॉन्ग इज रॉन्ग इफ एनी वन इन फैक्ट मी ऑल्सो। तो कुछ ये पर्सनल फैक्टर है जो मुझे दिखा कुछ अपने लाइफ में, अपने व्यक्तिगत वर्किंग एक्सपीरियंस के दौरान। कभी कभी क्या होता है सर कि कुछ इमोशनल रिलेशंस हो या इमोशनल अटैचमेंट हो, या फिर एक बोलते हैं ना कि एक क्रेडिटेबिलिटी हो गई कि मैंने किसी को इतना हद तक क्रेडिट दे के रखा है अपना जो राइट्स है कि उसके चलते हम कभी कभी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। इफ इट इज अ राइट, आई एम नॉट सेइंग राइट मीन राइट, the point of situation, something you are thinking it is solution for that challenge, but due to this circumstances, एक इमोशनल फैक्टर हो गया कि फॉर एग्जांपल मैं एक मैनेजमेंट में हूँ और मेरे ही रिलेशन में कोई है, मेरा बेटा हो या मेरे फादर हो या फिर मेरी बेटी हो या फिर मेरे रिलेशन में कोई हो, अगर उसका मानना कुछ और है, आपको 100% समझ में आ रहा है कि ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन तब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि नहीं उसको शायद बुरा लगेगा। तो आई थिंक इस तरह के डिसीजंस बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत आइडियल होना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू में, और इसका जो इम्पैक्ट है आपके एटीट्यूड पे फैक्टर करता है कि आप फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ जब से आपने सोचा जाना कि ये एटीट्यूड में आप अगर चलेंगे तो एवरीवन विल बी definitely acknowledge you. But another thing is you have to listen the other point also. So वही बोला मैं, you have to detach yourself कि आप जो सोच रहे हैं शायद वही सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। डिअटैच कीजिए, सबका सुनिए, देखिए, समझ के उसके बाद जो डिसीजन लेना है वो लीजिए। उसमें भले किसी का मन खराब हो, भले किसी को अटैच्ड हो, भले किसी का ऐसा फील हो कि इट्स कम्प्लीटली अनप्रोफेशनल, और हो सकता है कि द इमेज विल गॉन डाउन। सो वंस अपॉन अ टाइम वी हैव टू बी ऑलवेज बी आइडियल, थिंक दिस। तो आफ्टर सम टाइम द रेस्पेक्ट विल कम टू यू, देन योर ऑल डिसीजन विल बी वेरी प्रैक्टिकल विद द इमोशनल फैक्टर्स। तो राइट इज राइट एंड रॉन्ग इन रॉन्ग बोलना इट्स नॉट सो ईजी. But if you're very ideal in your business, no, I need to be balanced. I need to much focus actually what business want, and I have to give him in any situation or any way. तब आप राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोल सकते हैं. नहीं तो बहुत टाइम आता है कि हम अपने इमोशनल फैक्टर के चलते रॉन्ग को भी राइट बोलना पड़ता है और राइट को भी रॉन्ग बोलना पड़ता है. यहाँ तक कि जो ओनर्स हैं, कभी कभी उनके जूनियर्स या उनके एम्प्लॉई एक सही बात बोलते हैं, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया तो सोचते हैं कि वो ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, मैं तो सब कुछ ले सकता हूँ. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए आपको हमेशा एक डिअटैचमेंट रखना है हर एक विषय से, तभी आप एक सही निर्णय ले सकते हैं. फिफ्थ इज ऑनेस्ट टुवर्ड बिजनेस. ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. जब आप बिजनेस के प्रति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाए कि नहीं, बिजनेस को जो चाहिए वो करना है, मेरा ईगो पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा सोच पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा वीकनेस पॉइंट ऑफ व्यू, सबको अलग करके, नहीं मेरा बिजनेस को ये चाहिए और मैं इस तरह से बिजनेस को दे सकूं, तो बिजनेस को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि एक्चुअली जो चाहिए वो आप कर रहे हैं. और वही आजकल के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. यहाँ तक कि मैं देखा हूँ बहुत सारे टैलेंटेड कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि कहीं वो टैलेंटेड कैंडिडेट
आप सबको ओवरकम करना जाए, इस सोच के चलते उसका सिलेक्शन भी नहीं होता। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, फेस किया है। तो ये इस तरह का मानसिकता से हम बिजनेस में सफर ही करते हैं। इफ वी वांट माई कंपनी नीड टू बी टॉप, माई कंपनी नीड टू बी ग्रोथफुल, माई कंपनी नीड टू बी वेरी मच इम्प्रूवमेंट इन हिज ऑल एस्पेक्ट, तो आपको एक ऑनेस्ट मेंटेलिटी रखना पड़ेगा। उस जगह पे बहुत बार आप गलत हो सकते हैं, ओपन माइंड से एक्सेप्ट करना चाहिए। देन व्हाट हैपेंड, एवरी पीपल बिहाइंड यू and try to understand your point of view. Once you understand all the point of views, not only him or her or someone, all the point of views, तब क्या होता है कि एक आइडियल सोच निकल के आती है जो सही में बिजनेस के लिए चाहिए और हम उसको ले पाते हैं। The sixth point is uncompromised attitude toward business but not to be extremely harmful. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत बार क्या होता है, नज़र नहीं जाती है। हम कभी कभी क्या करते हैं कि कभी कभी बिजनेस के चक्कर में या बिजनेस के डिसीजन के चलते बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेते हैं, जिससे अपने ही किसी का हो या फिर किसी का भी एक नुकसान जरूर होता है अपने फ़ायदे के लिए। तो उस तरह का जो डिसीजंस है, इट्स नॉट प्रैक्टिकली गुड, क्योंकि एक विश भी फैक्टर करता है। सबका विश हो आपका बिजनेस ग्रो करे, ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है कि आपका मन हमेशा पॉजिटिव बना रहता है, आपका एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहता है। लेकिन आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी, कोई भी एक कंपनी मान लीजिए, उसमें कोई एम्प्लॉय टिकता ही नहीं है। कुछ दिन आता है, मैनेजमेंट से क्लैश हो जाता है और निकल के चला जाता है। या तो मैनेजमेंट की गलती हो सकती है या एम्प्लॉय की गलती होती है, लेकिन उधर कोई टिकता है नहीं। इस तरह के एनवायरनमेंट में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल हर तरह से हट जाता है। वो कभी कॉन्सेंट्रेट करके काम ही नहीं कर पाते। कभी कभी हमारा डिसीजन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं एक एम्प्लॉय का एग्जांपल इसलिए देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल लगेगा कि कोई एक एम्प्लॉय है, आपने बहुत अच्छा ढंग से हायर किया और आपको लगा कि दिस एम्प्लॉय इज़ नॉट एबल टू मैनेज ऑफ माई चैलेंजेस, आई एम नॉट फीलिंग दैट इज सुइटेबल। तो आपने एक सडन डिसीजन लेकर के नेक्स्ट डे उसको टर्मिनेट किया। इट्स ओके, यू कैन, बट मेरे ख्याल से इट्स बिकम वेरी एक्सट्रीम डिसीजंस। इंस्टेड ऑफ आप उसको थोड़ा टाइम दें अलग सेक्टर में और कहें कि मैं इतना दिन के अंदर तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर नहीं हो तो आई एम वेरी ऑनेस्टली सेइंग यू हैव टू लुक इन समवेयर एल्स। इससे क्या होता है कि एक एम्प्लॉय भी सोच सकता है कि सही में कंपनी मेरे को देखती है और मुझे भी समझती है। तो हो सकता है कभी कभी कोई एम्प्लॉय होते हैं उनको वो एनवायरनमेंट जल्दी सूट नहीं करता है, ही इज टेकिंग टाइम टू कम अप हिज टैलेंट। तो उस दौरान उसको भी एक मौका मिलता है और वो खड़े हो जाते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे काम करने लगते हैं, या नहीं होता है तो खुद ही निकल के चले जाते हैं। इससे नुकसान किसी को नहीं होता है। तो इस तरह के एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं। कभी कभी होता है कोई एक कस्टमर है बहुत लो मार्जिन में बेच रहा है, लेकिन आपका बेचना उस कस्टमर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, भले वो स्ट्रांग नहीं है, खड़ा नहीं हो पाता। उस दौरान आप बहुत कम मार्जिन के लिए उसको और सेल नहीं करते, दूसरे किसी को देखते हैं, उससे उसका बहुत नुकसान होता है। डोंट डू दिस। कभी ना कभी वो आपको हेल्प कराएगा, यू हैव टू बी टेक इट फॉरवर्ड एंड सेल देम। एंड ऑफ द टाइम सम मार्जिन इज कमिंग टू यू। इससे क्या होता है कि उस क्लाइंट का आपके प्रति इम्प्रेशन क्रिएट होता है जो वो मार्केट में स्प्रेड होता है, वो आपको कभी ना कभी घूम के हेल्प होगा। सो कभी कभी इमोशनल फैक्टर भी फैक्टर करता है, नॉट ओनली द प्रैक्टिकल फैक्टर। तो दोनों का एक सामंजस्य बनाए और डिसीजन इस तरह से ले कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में सही में उसको ग्रोथ मिले। एंड मेरा लास्ट जो पॉइंट है दैट इज सिमिलर एक्चुअली, दैट इज नॉट टू एक्सट्रीम एनीथिंग। कोई भी एक डिसीजन को इतना एक्सट्रीम ना करें, क्योंकि कोई भी एक्सट्रीम लेवल में कभी फ़ायदा नहीं होता है। आपको दिखता है फ़ायदा होगा लेकिन वो नुकसान ही होता है। तो एक्सट्रीम लेवल पे ना जाए, एक बैलेंस बनाए। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपनी पे इम्पैक्ट, कभी कभी क्या होता है आप गलत डिसीजन भी एक्सट्रीम लेवल में ले लेते हैं
लेकिन एक बैलेंस मेंटेलिटी से अगर गलत डिसीजन भी लिया जाए तो उसको भी आपको इम्पैक्ट करने में भी टाइम लगता है, बाय द टाइम यू कैन मैनेज। सो हमेशा एक ओपन माइंडसेट से, एक स्मॉल समरी में बोलता हूँ, एक ओपन माइंड से अपने आप को डिअटैच रखते हुए बिजनेस एंड पर्सनल ओवरव्यू से हमेशा एक सोच बनाएं कि प्रैक्टिकली एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। तो देखिएगा, यू आर फाइंडिंग अ ट्रेमेंडस सॉल्यूशंस विच इज़ टू हेल्प इन योर बिजनेस। जो भी है आज का पूरा टॉपिक मैंने हिंदी में कहा ताकि मैक्सिमम आदमी को रीच हो सके। And who is not able to understand the Hindi, he can take the subtitles. It is available. So my main intention was you should be very ideal, not ideal in the sense balance. Should be very balanced to take any decisions towards your business, so that you can take a proper and accurate decisions, which is to be help to your business growth in future. Thank you very much for your time. If anything you want help regarding business decisions, controlling, reporting, and any kind of auditing advice, we can definitely help you for this. Thank you very much.